subscribe my channel and press bell icon for new video notifications। तीसरी भू-आकृति की बात करें तो वो है प्रायद्वीपीय पठार। ये जो क्षेत्र है वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ वह इस चैप्टर का जो पहला वीडियो था उसमें हम इसको अच्छे से समझ चुके हैं कि इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ। प्रायद्वीपीय पठार हमें एक मेज की आकृति वाला स्थल है, यानी कि यह हमें एक टेबल नुमा जैसी आकृति दिखाई देती है, इसलिए इसको मेज आकृति जैसा बोला गया है। और यह पुराने क्रिस्टलीय और आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। इसके निर्माण के दौरान हमने समझ गए थे कि यहाँ पर आग्नेय प्रकार के चट्टानें किस प्रकार से हैं। ये है गोंडवाना भूमि के टूटने और उसके उत्तर की ओर अफवाह के कारण ये क्षेत्र बना था। तो हमने मॉरिशस और रीयूनियन के क्षेत्र में द्वीपों के ऊपर जो ज्वालामुखी था, हॉटस्पॉट जो ज्वालामुखी था, उसके द्वारा लावे का जमाव करने से इस प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ था, जो हमने इस चैप्टर के पहले वीडियो में पार्ट 1 वीडियो में इसको अच्छे डिटेल से देखा था। तो एक बार आप उसको भी देखेंगे तो समझ जाएंगे। यह जो क्षेत्र है यह लावा के जमाव होने के कारण यहाँ का जो मृदा है वो काली मृदा का क्षेत्र है, जिसको हम डेक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसको हम दो मुख्य भागों में बांट कर देखते हैं। एक भाग है मध्य उच्च भूमि, दूसरा है दक्कन का पठार। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसको हमने दो भागों में बांटा। ये जो क्षेत्र है नर्मदा नदी से जो उत्तर की ओर जो क्षेत्र है ये मध्य उच्च भूमि है, और नर्मदा नदी से दक्षिण की ओर ये दक्कन का पठार है, और इसको पूरे को सम्मिलित रूप से दक्षिण का पठार भी बोला जाता है। और ये जो मध्य उच्च भूमि है इसका एक छोटा सा भाग हमें ये मेघालय में भी दिखाई देता है। ये इसी मध्य उच्च भूमि का ही भाग है। सबसे पहले देखते हैं मध्य उच्च भूमि को। यह नर्मदा नदी के उत्तर में है, जो अभी हमने मैप में देखा का भाग है, और यह अधिकतर मालवा के पठार के ऊपर फैला हुआ है। क्षेत्र है वो मालवा का पठार है, ये मध्य उच्च भूमि है, और ये ज्यादातर ये मालवा के पठार के ऊपर यह फैला हुआ है। इस क्षेत्र में जो बहने वाली जो नदियां हैं वो मुख्य रूप से चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी नदियां यहाँ पर बहती हैं। मैप में देखें तो ये चंबल नदी है, सिंध, फिर ये बेतवा और ये केन, ये जो नदियां हैं सिंध, बेतवा और केन नदियां ये इधर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये बह रही है। तो ये इस क्षेत्र के ढाल को प्रदर्शित कर रही है कि इसका ढाल किस क्षेत्र में है। ये जो चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियां ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बह रही हैं, और ये इसके क्षेत्र के ढाल को दिखाती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी है और पूर्व में यह संकीर्ण है। पश्चिम में हमने ये देखा ये चौड़ी है, और पूर्वी साइड में हम जैसे जैसे जाएंगे तो ये थोड़ी संकीर्ण होती जा रही है। इस पठार के जो पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इस मालवा पठार से थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर ये बुंदेलखंड है, और इससे थोड़ा और आगे जाएंगे तो ये बघेलखंड पठार है। इसके पूर्वी विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटे नागपुर पठार के द्वारा इसको दर्शाता है। ये छोटा नागपुर का पठार है, और इस पठार से होकर दामोदर नदी बहती है। तो इसका जो पूर्वी जो भाग है वो इस दामोदर नदी और इस छोटे नागपुर के पठार को दर्शा रहा है। इस पठार का एक उत्तरी पूर्वी भाग में भी इसको देखा जाता है, जिसको मेघालय या कार्बी एंग्लोंग का पठार या उत्तरी कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये इस प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी भाग है, ये वाला। इसको मेघालय या कार्बी एंग्लोंग का पठार या उत्तरी कचार के पहाड़ी के नाम से जाना जा रहा है। जब हिमालय का निर्माण हो रहा था, यानी कि भारत जब उत्तर की तरफ मूव कर रहा था, तो ये यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद यहाँ से ये थोड़ा सा इसमें ये टूट सा जाता है, और टूटने के बाद ये नीचे की तरफ थोड़ा धंस जाता है। और कालांतर में इस जब उत्तरी मैदान का जब निर्माण होता है तो यहाँ से जो बहने वाली नदियाँ वो यहाँ पर जलोढ़ का निक्षेप कर देती है, और ये है क्षेत्र थोड़ा सा दब जाता है और हमें ये मैदान नजर आता है। परंतु ये जो इधर जो भाग है ये मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार का ही है। यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया ये पहाड़ियाँ हैं। ये भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया,
टूटने की वजह से, और इसमें जो महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं वो गारो खासी जयंतियां हैं। अब मध्य उच्च भूमि के बाद दक्षिण के पठार का जो दूसरा भाग है वो है दक्कन का पठार। यह एक त्रिभुजाकार भूभाग है। ये मध्य उच्च भूमि है और ये दक्कन का पठार है। ये दक्कन का पठार नर्मदा नदी से लेकर ये दक्षिण की तरफ जो पूरा क्षेत्र फैला हुआ है वो दक्कन का पठार है, और ये हमें देखने के ऊपर त्रिभुज के जैसा दिखाई दे रहा है। उत्तर में इसका आधार सतपुड़ा की श्रृंखला तथा महादेव और कैमूर की पहाड़ियां तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी क्षेत्र में और विस्तार है। यहाँ ये इसका सतपुड़ा श्रेणी है, ये महादेव श्रेणी है, मैकाल श्रेणी है। ये इसका उत्तरी भाग है जो चौड़ा है, काफ़ी चौड़ा है, और दक्षिण की तरफ ये सकरा होता चला जाता है। दक्षिण के पठार के पूर्वी तथा पश्चिमी सिरे के ऊपर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट हैं। ये पश्चिमी घाट है और इसके पूर्वी क्षेत्र पर ये पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें अक्सर अंतर क्या होता है वो पूछा जाता है। जो पश्चिमी घाट है वो पश्चिमी तट के समांतर है, और जो पूर्वी घाट है वो महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक यह फैला हुआ है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर हो गया, और ये जो पूर्वी घाट है यहाँ ये जो महानदी आप देख रहे हैं, इस महानदी से लेकर दक्षिण में ये जो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ तक ये फैला हुआ है। पश्चिमी घाट की बात करें तो ये सतत है, अनवरत लगातार है, और पूर्वी घाट है वो सतत नहीं है, यानी कि बीच में ये है टूटा हुआ है। पश्चिमी घाट को केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जाता है। 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। इनके द्वारा इसको हम पार कर सकते हैं। 3 जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, थाल घाट, ये दर्रा तो दिल्ली से आने वाले जो भी रास्ते हैं नासिक होते हुए, चाहे वो रेलवे लाइन हो, सड़क हो, वो सारे इसी दर्रे से होकर बॉम्बे तक जाते हैं। फिर इसके दक्षिण में थोड़ा सा भोर घाट है, जो पुणे की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो इसी से होकर जाता है, और नीचे की तरफ है पाल घाट, यानी कि इधर केरल में कोच्चि से लेकर तक जाने वाला जो रास्ता है वो इसी रास्ते से होकर जाता है। तो ये थाल घाट, भोर घाट और ये पाल घाट, इन्हीं दर्रों से होकर इसमें जा सकते हैं। अगर हम पूर्वी घाट की बात करें तो यह हमने देखा कि सतत नहीं है, बीच में यह इन नदियों के द्वारा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो नदियां हैं इनके द्वारा इसको बीच बीच में काट दिया गया है, और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो भी कम है, और पश्चिम घाट की जो औसत ऊंचाई है वो ज़्यादा है। पश्चिम घाट की औसत ऊंचाई की बात करें तो ये 900 से 1600 मीटर तक ऊंचा है, और पूर्वी घाट की बात करें तो यह औसत रूप से 600 मीटर ही ऊंचा है। पश्चिमी भाग में जो ऊंचे शिखर हैं वो अनाईमुड़ी 2695 मीटर तक ऊंचा है, और डोडो बेटा 2633 मीटर ऊंचा है, और ये अनाईमुड़ी सर्वाधिक ऊंची चोटी भी है। और पूर्वी घाट की बात की जाए तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी वो है महेंद्रगिरी। इस पूर्वी घाट में दक्षिण पश्चिम में अगर जाएंगे तो सेवराय और जावेडी की पहाड़ियाँ हैं। ये सेवराय हैं और ये जावेडी की पहाड़ियाँ हैं। पश्चिम घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, यानी कि पश्चिम घाट मानसूनी जो पवनें इधर से जो आ रही हैं इसे टकराकर ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठने से ये पर्वतीय वर्षा कर देती हैं। अब पश्चिम घाट की जो ऊंचाई की बात की जाए तो ये उत्तर से अगर दक्षिण की तरफ आएंगे तो ये थोड़ी बढ़ती चली जाती है, और बढ़ने के कारण हमने यहाँ पर देखा कि जो दक्षिणी भारत की जो सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है वो भी यहीं पर है, और डोडा बेटा भी। ये अनाईमुड़ी पर्वत चोटी यहाँ पर है। ये उदक मंडल जिसको ऊटी कहा जाता है, ऊटी और कोडाईकनाल जैसे प्रसिद्ध जो पहाड़ी नगर हैं वो यहाँ पर हैं, जो पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय मरुस्थल जो अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे के ऊपर अवस्थित है। ये अरावली पहाड़ी है, और इस अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में ये भारतीय मरुस्थल फैला हुआ है। ये बालू की टिब्बों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है, यानी कि इस पूरे मरुस्थल क्षेत्र में हमें बालू के टिब्बे दिखाई देंगे।
यहाँ पर वर्षा की अगर बात की जाए तो वह 150 मिलीमीटर के आसपास औसत रूप से यहाँ पर बारिश होती है। 150 मिलीमीटर का मतलब लगभग 15 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर बारिश होती है। जलवायु शुष्क है, अतः वनस्पति भी बहुत कम यहाँ पर मिलती है। वर्षा ऋतु में हमें यहाँ पर कुछ सरिता या छोटी छोटी नदियाँ देखने को मिलती हैं, उसमें जल की पूर्ति न होने से वो बालू में ही विलीन हो जाती हैं। यहाँ पर जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है लूनी नदी। लूनी नदी इसकी सबसे बड़ी नदी है इस क्षेत्र की और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में हमें बरखान जैसी अर्धचंद्राकार बालू के टीले यह दिखाई देते हैं। ये बरखान का चित्र है, यानी इसमें क्या है कि ये हमें देखने पर एक अर्धचंद्रमा जैसा हमें दिखाई दे। स्थानीय रूप से इसको बरखान कहा जाता है और इनका क्षेत्र बहुत अधिक क्षेत्र पर इनका विस्तार है। और बरखान के अलावा यहाँ पर कुछ लंबवत टीले भी हैं, यानी कि हवा ऐसी चल रही है तो इस हवा के साथ साथ टीलों का निर्माण इस प्रकार से हो रहा है, इनको लंबवत टीले बोलते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा के पास ये बहुत ही प्रमुख। तटीय मैदानों की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार के जो किनारे हैं वो संकीर्ण तटीय पट्टियों के रूप में विस्तृत हैं। पश्चिम में यह अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि ये जो तटीय जो क्षेत्र है, ये वाला ये तटीय प्रदेश है, जो इधर पश्चिमी घाट और ये इधर पूर्वी घाट और ये बंगाल की खाड़ी के बीच में ये क्षेत्र, उधर पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का जो क्षेत्र, जो संकीर्ण क्षेत्र, यह है पश्चिमी तटीय प्रदेश है। पश्चिम तट की बात करें तो ये पश्चिम घाट और अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मैदान है, जो अभी हमने मैप में देखा। इसको हम 3 भागों में बांट कर देखते हैं। पहला है कोंकण, जो मुंबई तथा गोवा के बीच में फैला हुआ है। दूसरे जो बीच का जो भाग है उसको कन्नड़ का मैदान बोलते हैं, जो गोवा से दक्षिण की तरफ फैला हुआ है। और दक्षिणी जो क्षेत्र है वहाँ पर मालाबार तट इसको बोला जाता है। यहाँ पर देखें तो ये बम्बई से लेकर गोवा तक ये जो क्षेत्र है ये कोंकण है। गोवा से थोड़ा दक्षिण की तरफ आएंगे तो ये कन्नड़ है, और इस नीचे की तरफ आएंगे केरल में तो ये केरल में इसको मालाबार बोला जाता है, मालाबार तट बोला जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत पूर्वी तट की बात करें तो यह मैदान पश्चिमी तट की अपेक्षा थोड़ा सा चौड़ा है और समतल भी है। इसको हम 2 भागों में बांट कर देखते हैं। उत्तरी जो भाग है उसको हम उत्तरी सरकार तट बोलते हैं, और दक्षिण में जो भाग है उसको हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ये कोरोमंडल तट है, और यहाँ ये जो भाग फैला हुआ है इसको उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। कोरोमंडल, उत्तरी सरकार तट, मालाबार तट, कोंकण तट, ये मैप में अक्सर पूछे जाते हैं। नदियों की बात की जाए तो यहाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ अपना डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये महानदी है, गोदावरी, कृष्णा और ये कावेरी नदियाँ। पूर्वी अगर तट की बात की जाए तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूलक्षण वो है चिल्का झील, यानी कि पूर्वी तट के ऊपर चिल्का झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। ये महानदी है, और इस महानदी के दक्षिण में यहाँ पर ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा है ये चिल्का झील है, और ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत का जो तटीय प्रदेश है और ये 9 राज्यों में ये तटीय जो क्षेत्र वो फैला हुआ है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और इधर वेस्ट बंगाल, ये 9 राज्यों से होकर इनकी जो तट रेखा है वो फैली हुई है। ये भी एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। द्वीप समूह, भारत में 2 द्वीपों का समूह है, एक है लक्षद्वीप, दूसरा है अंडमान निकोबार। ये अंडमान निकोबार है और ये इधर लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप है ये परवालों से बना हुआ है। परवाल छोटे जीव होते हैं, समुद्री छोटे जीव होते हैं जो चूने का निर्माण करते हैं, और ये एक समूह में रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर मरते जाते हैं और एक चूने जैसी चट्टान का निर्माण हो जाता है। इनको परवाल बोला जाता है और इन्हीं से इन द्वीपों का निर्माण हुआ है।
लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप है, इसको पहले लक्षद्वीप, मिनिका या अमेनी द्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1973 में इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप रख दिया गया। ये बहुत ही छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका जो क्षेत्र है वो 32 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसके प्रशासनिक मुख्यालय की बात की जाए तो कवरत्ती है, यानी कि लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। और यहां पर एक द्वीप है पिटली द्वीप, यहां पर मनुष्य का निवास नहीं है, पक्षी अभ्यारण्य है यहां पर। बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ जो द्वीप फैले हुए अंडमान निकोबार, यहां पर ये बहुत बड़े समूह में और बहुत बड़ी संख्या में द्वीप फैले हुए हैं। इनको हम दो भागों में बांटकर देखते हैं, उत्तरी अंडमान तथा दक्षिणी निकोबार। उत्तरी अंडमान हो गया और ये जो हो गया दक्षिणी निकोबार। इस प्रकार से इसको दो भागों में बांटते हैं। ये जो द्वीप समूह है वो निमज्जित पर्वत श्रेणियों की शिखर है, यानी कि जो हिमालय पर्वत का जो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के पास दिहांग गार्ज से एक सिंटेक्शनल मोड़ लेकर जो दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, उन्हीं का विस्तार इसको माना जाता है। ये सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पादप एवं जंतुओं की बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये विषुवत वर्त के या विषुवत रेखा के पास में है। विषुवतीय जलवायु होने के कारण यहाँ पर घने जंगलों से ये क्षेत्र आच्छादित है, जिससे यहाँ पर जंतुओं की और पादपों की बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। और इसी क्षेत्र में अंडमान वाले क्षेत्र में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप के ऊपर जो स्थित है। अंडमान में यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है, यहाँ पर बैरन, यहाँ पर इस बैरन ए सक्रिय ज्वालामुखी है। अभ्यास प्रश्न, विकल्पों में से एक को हमें सही चुनना है। पहला प्रश्न है, स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्रायद्वीप, उसको कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों को संयुक्त नाम बताएं, किस नाम से उसको जाना जाता है? यानी कि ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मोड़ लेकर पूर्व की तरफ ये म्यांमार के साथ जो फैले हुए हैं, पटगोई, नागा, मिजो जो पहाड़ियाँ हैं, इसको हम सम्मिलित रूप से पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। गोवा में के दक्षिण में स्थित जो पश्चिमी तटीय पट्टी है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको हम कन्नड़ नाम से बोलते हैं। केरल में है उसको हम मालाबार नाम से बोलते हैं, और गोवा की जो उत्तर में है उसको हम कोंकण नाम से बोलते हैं। पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? वो है महेंद्रगिरी। अगर पश्चिमी घाट की बात की जाए तो वहां पर आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। प्रश्नों को संक्षेप में उत्तर दीजिए। ये कह रहे कि भूगर्भीय प्लेटें क्या हैं? तो यह इस वीडियो का जो पहला पार्ट था उसमें भूगर्भीय प्लेटों का हमने बात की थी। पृथ्वी के ऊपर परपटी जो है वो बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में टूटकर एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रही है, जिसको प्लेटें कहा जाता है। और हमने 7 बड़ी प्लेटों की बात की थी और कुछ छोटी प्लेटें भी हैं। आज के कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग थे? हमने देखा था वीडियो की इस पहले पार्ट में देखा था, ऊपर अंगारा लैंड, नीचे गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड के जो पार्ट थे वो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब गोंडवाना लैंड के भाग थे। भावर क्या है? ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है, ये हमने इसी वीडियो में देखा है। भावर यानी हिमालय से उतरने वाली नदियां अपने गिरिपाद में यानी कि पर्वतों की तलहटी में अपने साथ बहाकर लाने वाले छोटे कंकड़ पत्थरों को जमा कर देती है और यहाँ पर नदी विलुप्त हो जाती है, वह भावर प्रदेश कहलाता है। हिमालय के 3 प्रमुख विभागों में उत्तर से दक्षिण के क्रम को आपको बताना है। तो ये हमने देशांतरीय विस्तार के रूप में जो हमने 3 भाग देखे थे, महान हिमालय, दूसरा था मध्य हिमालय या निम्न हिमालय, तीसरा था शिवालिक हिमालय। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है?
अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच में हमने देखा था कि मालवा का पठार यहाँ पर अवस्थित था। भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति से बने हैं। तो लक्षद्वीप है, वो प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट कीजिए। अपसारी व अभिसारी भूगर्भीय प्लेटें। तो यह इस वीडियो के पहले पार्ट है, उसमें हमने देखा था कि अपसारी प्लेटें वो होती हैं जो एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही हैं, और अभिसारी प्लेटें वो होती हैं जो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तीसरा है बांगर और खादर में क्या अंतर है। बांगर पुराने जलोढ़ का जो क्षेत्र है वो होता है, खादर नवीन जलोढ़ का जो क्षेत्र है, जो प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा नवीन मिट्टी बिछा दी जाती है। पूर्वी घाट और पश्चिम घाट में क्या अंतर है, ये भी हमने अभी डिटेल से देखा। हिमालय का निर्माण किस प्रकार से हुआ। हिमालय के निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो हमने इस वीडियो के पार्ट 1 में डिटेल से इसको देखा था, तो एक बार उसको देखेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा। भारत के प्रमुख भूआकृतिक विभाग कौन कौन से हैं। हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावचों में क्या अंतर है। तो हमने देखा कि भारत के 6 मुख्य भूआकृतिक भाग हैं, और हिमालय क्षेत्र का में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, किस प्रकार के उच्चावच है, वो हमने देखा। प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावचों में भी हमने देखा कि ये मेज की आकृति का है, यहाँ घाटियाँ चौड़ी पाई जाती हैं, पहाड़ियाँ गोलाकार हैं, यहाँ पर हिमालय के में पर्वत चोटियाँ ऊंची हैं, गहरी घाटियाँ हैं, ग्रेनाइट चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है, प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ है, ये सब हमने देखा। भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए, ये भी हम डिटेल से देख चुके हैं। इसकी संक्षिप्त टिप्पणियां करनी है। मध्य हिमालय के बारे में इसकी कुछ विशेषताएं बतानी है। मध्य उच्च भूमि जो प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग था उसकी विशेषताएं बतानी है, और द्वीप समूह के बारे में थोड़ा सा बताना है। मानचित्र कार्य के बारे में देखें तो पर्वत शिखरों को कह रहा है कि K2, कंचनजंगा, नंगा पर्वत और अनायमुड़ी कौन से हैं। तो यहाँ पर ये K2 है। यहाँ पर दक्षिण में देखेंगे तो अनायमुड़ी है, जो दक्षिण का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत है। K2 भारत का सर्वाधिक ऊंचा है। कंचनजंगा की बात की जाए तो ये सिक्किम में यहाँ पर ये कंचनजंगा है। पठार की बात की शिलांग, छोटा नागपुर का पठार, मालवा और बुंदेलखंड, ये मालवा का पठार है, ये शिलोंग का पठार है, ये छोटा नागपुर का पठार है, और मालवा से आगे जाएंगे तो ये यहाँ पर बुंदेलखंड है, और इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पर बघेलखंड है। थार के मरुस्थल ये भी हमने देखा। पश्चिम घाट, लक्षद्वीप, गंगा यमुना दोआब तथा कोरोमंडल तट, इन सभी के बारे में हमें मैप में देख चुके हैं।